नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन करकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में तीखी बहस। देहरादून चारधाम यात्रा 13 सीटर गाड़ियों को ग्रीन कार्ड होगा जरूरी। उत्तराखंड के 16 अस्पतालों को मिला नोटिस। चमोली आबकारी अधिकारी समेत 3 कर्मचारी गुमशुदा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2025 के 122 पदों पर होगी भर्ती। पेयजल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा 30 साल के लिए बनाए पेयजल योजनाएं। देहरादून में आबकारी अधिकारी कर्मियों का आंदोलन का अल्टीमेटम। उत्तराखंड के 955 बीआरपी और सीआरपी की होगी भर्ती। यमुनोत्री गंगोत्री प्रोजेक्ट की डीपीआर रेलवे बोर्ड को सौंपी। कोटद्वार अस्पताल के लिए मांगी गई सुविधाएं। नई टिहरी में एसआरटी परिसर कर्मी संघ के राकेश बने अध्यक्ष और राजेंद्र बने सचिव। श्रीनगर में यूसीसी पंजीकरण को बनाया जा रहा है सफल, महाप्रबंधक। पौड़ी के डोभाल में स्वर्णोदय प्रोजेक्ट से बंजर खेत होंगे आबाद। श्रीनगर में महिला जागृति समारोह 7 अप्रैल से। हरिद्वार में तापमान बढ़ने के साथ गर्म हवाएं चलने से लोग हो रहे हैं परेशान। हरिद्वार व्यापार मंडल के बलराम सेठ बने अध्यक्ष और ऋषभ बने महामंत्री। हरिद्वार में गोदाम से सस्ते गल्ले की दुकान में नहीं पहुंचाया जा रहा राशन। देहरादून सरकारी चावल के 26 नमूने हुए फेल, 2 अफसरों पर हुई कार्रवाई। नैनीताल हाईकोर्ट सरकारी मशीनरी से खनन का प्लान प्रस्तुत करने की मांग। देहरादून महिला कल्याण उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में स्पोर्ट पर्सन होंगे नियुक्त। पौड़ी में करोड़ों ठगने वाले एलयूसीसी घपलों की जांच करेगी अब एसआईटी। मैंगलोर में सादाब शम्स और समून कासमी के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। रूड़की नगर निगम दफ्तर में कर्मियों ने अभद्रता को लेकर काम किया ठप। नैनीताल सरोवर नगरी के 3 प्रवेश द्वारों पर लगेगा नैनीताल एंट्री टैक्स। कैंचीधाम में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर हो रही है चर्चा। रानीखेत के चौसला पहुंची 6 विभागों की टीम, गद्दा फैक्ट्री की सील। चौखुटिया मेले में लोकगीतों ने जमाया रंग। टनकपुर हजारों श्रद्धालुओं ने किए मां पूर्णागिरी के दर्शन। मुंशियाली पंचाचूली के तलहट से लगे क्षेत्र में फिर सुलग रहे हैं जंगल। धारचूला में ऑनलाइन कार्य के खिलाफ मुखर हुई आंगनबाड़ी वर्कर। बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट की डीपीआर बोर्ड के पाले में। जागेश्वर धौलादेवी भैंसिया छाना में पूरी रात बिजली रही गुल। बागेश्वर में पानी के लिए जल संस्थान में किया गया प्रदर्शन। अल्मोड़ा बीपीकेएस श्रमिकों ने जुलूस से जताया आक्रोश। बागेश्वर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में 4 नमूने लिए। अल्मोड़ा में सैल पांडे खोला एनएच के चौड़ीकरण पर आपत्ति जताई। विज्ञान शहर में लोगों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग। रुद्रपुर में शराब की दुकान बंद कराने को महिलाओं का प्रदर्शन। गुलरपोज में जेजेएम के 40 कनिष्ठ अभियंताओं को सेवा समाप्ति का नोटिस मिला। पंतनगर में श्रमिकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बेहद। इंडिया विश्वविद्यालय क्रिकेट चैंपियनशिप पर खिचिया की ईसा को मिला मौका। नई दिल्ली लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया। उच्च सदन में विधेयक पर पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हुई। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने वक्फ जमीन के दुरुपयोग और अवैध कब्जों का मुद्दा उठाते हुए सभी संशोधनों की जमकर पैरवी की। वही विपक्ष ने इसे बांटने वाली सियासत का प्रतीक बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश किया। विपक्षी की ओर से कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने विधेयक लाने के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनको 2024 में वक्फ की याद क्यों आई। भाजपा को लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला, इसलिए ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल भ्रामक सूचनाओं के प्रचार पर आधारित है। हुसैन ने कहा कि रिजिजू कह रहे हैं कि गरीब की मदद करेंगे। आप 10 साल में सत्ता में तब क्यों नहीं किया गया। भाजपा शासित राज्य में वक्फ बोर्ड नहीं बनाए गए, फिर कहते हैं कि पारदर्शिता लाएंगे। ये देश को गुमराह करना चाहते हैं। उत्तराखंड कर्मचारी राज्य
बीमा निगम ईएसआई से जुड़े 16 अस्पतालों पैथोलॉजी लैबों को नोटिस जारी किए गए हैं। 300 करोड़ रुपए के भुगतान राज्य मामले में सचिव सी रविशंकर को अध्यक्षता में गठित समिति ने संबंधित पक्षों को गुरुवार को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। ईएसआई से जुड़े अस्पतालों में पंजीकृत लाभार्थियों के इलाज के एवज में सरकार उन्हें भुगतान करती है। इस मद में वर्ष 2023-24 के दौरान करीब 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इस खर्च पर शासन को संदेह हुआ तो शासन ने जांच के निर्देश दिए। सचिव सी रविशंकर के नेतृत्व में गठित समिति को प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी मिली है। इसे लेकर संबंधित अस्पताल पैथोलॉजी लैबों को अब नोटिस जारी किए गए। इन संस्थानों से जवाब मिलने पर उनकी पड़ताल होगी, जिसके बाद जांच समिति अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी। चमोली के जिला आबकारी अधिकारी डीईओ सहित विभाग के 2 और कर्मचारी दफ्तर से नदारद में राजस्व निरीक्षक चंद्र सिंह बुटोला की तहरीर पर गुरुवार को थाना गोपेश्वर में तीनों की गुमशुदगी दर्ज की गई है। इस बीच गुरुवार को शासन ने आराधना को डीईओ चमोली का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। थाना अध्यक्ष गोपेश्वर विनोद चौरसिया ने बताया कि तहरीर में बताया गया कि डीईओ 55 वर्षीय दुर्गेश कुमार त्रिपाठी निवासी राजकीय आवास कुंड कॉलोनी 31 मार्च से संपर्क में नहीं है। वह अपने कार्यालय में भी नहीं पहुंचे। आबकारी दफ्तर के ही सहायक लेखाकार 26 वर्षीय धीरज भट्ट व 28 वर्षीय कनिष्ठ सहायक मनीष रावत भी 1 अप्रैल से दफ्तर से नदारद है। राजस्व निरीक्षक तहरीर के आधार पर तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मालूम हो कि 1 अप्रैल को डीएम संदीप तिवारी ने जिला आबकारी कार्यालय का निरीक्षण किया था। इस दौरान उक्त तीनों दफ्तर में नहीं मिले थे। डीएम ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में अंग्रेजी शराब की दुकान का व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए आबकारी अधिकारी को बुलाना था, पर वे उपस्थित नहीं हुए। इस पर जिला आबकारी कार्यालय का निरीक्षण किया तो वे और 2 अन्य कर्मचारी नदारद थे। उधर चमोली के डीएम की कार्रवाई के विरोध में आबकारी महकमे के सभी संगठन लामबंद हो गए हैं। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा करते हुए अफसरों को 30 साल की जरूरत को देखते हुए पेयजल योजनाएं तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि वर्षा जल संरक्षण, भू जल स्तर बढ़ाने को प्रभावी कदम उठाए जाए, पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने को नियमित टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं के पुनर्जीवीकरण को लेकर सहयोग किया जाए। क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के सुझाव लेकर उनको आगे की कार्य योजना में शामिल किया जाए। पेयजल, जल संचय, जल संरक्षण को आगामी 10 सालों, आगामी 30 साल की आवश्यकताओं के हिसाब से जल अलग अलग ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लगे कनेक्शनों से लोगों को नियमित जल आपूर्ति हो। इसके लिए पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के साथ ही नए जल स्रोत भी चिन्हित किए जाए ताकि गर्मियों में पेयजल की समस्या न हो। पानी के स्टोरेज टैंक और पेयजल टैंकर की नियमित सफाई की जाए। गुणवत्ता के सभी मानक सही पाए जाने पर प्राकृतिक जल स्रोतों से निकलने वाले पानी के अधिक उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों में पेयजल की परेशानी न हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर के साथ ही जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाया जाए, जिन शिकायतों के विभाग स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। कोटद्वार स्थित राजकीय अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अव्यवस्थाओं के चलते 20 अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गया। इस संबंध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विजय रावत के नेतृत्व में गुरुवार को तहसीलदार साक्षी उपाध्याय के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में कहा गया कि कोटद्वार स्थित पौड़ी जिले के एकमात्र बड़े राजकीय अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। अस्पताल में फिजिशियन के 5 पदों की स्वीकृति के सापेक्ष एक ही डॉक्टर तैनात है, वो भी वर्तमान में अपने घुटनों के ऑपरेशन के कारण अवकाश पर है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद भी लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, इसलिए मरीजों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों सहित मैदानी इलाकों के मरीज भी अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है। पौड़ी के एगेश्वर ब्लॉक डोभाल गांव में गुरुवार को ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से सैणोदय प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। डोभाल गांव में दिल्ली की कंपनी एकम वेलनेस ने गांव के वर्षों से बंजर करीब 100 एकड़ भूमि को एक बार फिर से सरसब्ज करने का बेड़ा उठाया। इस कार्यक्रम में अमेरिका, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि शहरों जहां विशेषज्ञ जुटे, वहीं स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्से लिया। इस दौरान शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस प्रोजेक्ट को कंपनी चरणवार शुरू करने जा रहे हैं। पहले फेज में करीब 40 एकड़ पर काम शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद शेष रकबे को भी लिया जाएगा। सैण में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों के लिए आने वाले समय में रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। कंपनी ने इससे पहले ही तय किया है कि करीब 60% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को रिवर्स माइग्रेशन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गुरुवार को डोभाल गांव में ऑर्गेनिक खेती के सैणोदय प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए बतौर मुख्य अतिथि एकेश्वर ब्लॉक प्रमुख प्रशासक नीरज पांथरी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल पौड़ी जिले के लिए बल्कि समूचे उत्तराखंड के लिए एक मिसाल कायम करेगा। कंपनी के निदेशक डॉक्टर असीम भटनागर को उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को सहयोग करेंगे। उन्होंने डोभाल गाँव निवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि ग्रामीणों को एकजुटता और उत्साह देकर पूरा भरोसा है कि इस प्रोजेक्ट के नतीजे सकारात्मक होंगे। देहरादून नए सत्र में स्कूल फीस बढ़ोतरी से लेकर कापी किताबों की महंगाई और मनमानी
झेल रहे अभिभावकों को अपने हक की बात रखने की कोई माध्यम निजी स्कूलों में नहीं दे रहे हैं। शहर के कई नामी स्कूलों में शिक्षक अभिभावक समिति का गठन तक नहीं किया गया। इस समिति ने स्कूल की फीस कमेटी में सदस्य शामिल होते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि बिना फीस कमेटी के अनुमोदन की स्कूल फीस नहीं बढ़ा रहे हैं, स्कूल बढ़ा सकते हैं। स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर जिलाधिकारी सबिन बंसल ने मुख्य विकास अधिकारी अभिनय शाह को जांच सौंपी है, जो शहर के स्कूलों के पिछले साल के फीस स्ट्रक्चर की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें तमाम खामियां भी पकड़ में आ रही है। लेकिन फीस बढ़ोतरी मामले में निजी स्कूलों की एक और मनमानी सामने आई है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जानकर दीपक जोशी कहते हैं कि भले ही प्रशासन अब निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी मामले में शिक्षा विभाग के अनुमोदन के लिए बाध्य कर रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में अभिभावकों को भी शामिल किया जाना जरूरी है। देहरादून में राजकीय खाद्यान्न गोदाम गुलर घाटी में मिली अनियमितताओं के मामले में राज्य खाद्य निगम के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। वरिष्ठ विपणन अधिकारी SMO विष्णु प्रसाद द्विवेदी को निलंबित करने के साथ ही सहायक क्षेत्रीय अधिकारी ARO अजय रावत को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है। यहाँ चावल की गुणवत्ता परीक्षण के कुल 61 नमूने लिए गए थे, जिनमें से 26 फेल पाए गए हैं और इनका पूरा स्टॉक रद्द घोषित कर दिया गया है। DM सबिन बंसल ने खाद्यान्न गोदाम में अनियमितताओं की जांच मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह को सौंपी है। पिछले दिनों DM सबिन बंसल ने दून में सरकारी गोदाम में छापेमारी कर अनियमितता पकड़ी है। तब बड़े पैमाने पर स्टॉक खराब पाया गया था, जिसकी सैंपलिंग कराई गई। छापे में भंडारण, खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्यान्न आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी पाते हुए वरिष्ठ विपणन अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। उन्हें CDO ऑफिस से अटैच किया गया। डोईवाले के वरिष्ठ विपणन अधिकारी संयोगिता को गुलर घाटी गोदाम की जिम्मेदारी सौंपी गई। आंतरिक गोदामों और सरकारी गोदामों में खाद्यान्न सप्लाई के प्रति अपने उत्तरदायित्व में चूक के साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफल रहने पर ARO अजय रावत को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है। DM ने बताया कि यह बेस गोदाम है। यहाँ से दून के अलावा गढ़वाल क्षेत्र में खाद्यान्न सप्लाई होता है और यहाँ गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप नहीं पाएगी। इस अनाज को निर्बल वर्ग, धात्री महिलाओं, नौनिहालों और बुजुर्गों के लिए सप्लाई किया जा रहा था। नैनीताल सरोवर नगरी के तीनों प्रवेश द्वारों से प्रवेश पे शहर में प्रवेश करने वालों को टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए पालिका जल्द नैनीताल एंट्री टैक्स नाम से शुरू करेगी। यह जानकारी पालिका ने गुरुवार को हाईकोर्ट में दी। अब तक शहर में केवल लेक ब्रिज चुंगी के पास ही टोल टैक्स लिया जाता था। भवाली और हल्द्वानी की ओर से नैनीताल में प्रवेश करने वाले निजी वाहनों को अब तक तलीताल डांट के पास टोल टैक्स देना होता है, जिसे लेक ब्रिज चुंगी भी कहा जाता है, जबकि कालाढूंगी की ओर से आने वाले वाहनों को कोई शुल्क देना नहीं होता। इसके अलावा कई वाहन चालक बचाकर शहर के अन्य आंतरिक मार्गों से शहर में पहुंच जाते हैं, जिससे शहर में वाहनों का दबाव कम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 15 मई से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन के दौरान निजी वाहनों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। पालिका ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि अब नैनीताल में प्रवेश करने वाले वाहनों से नैनीताल एंट्री टैक्स नाम से वसूला जाएगा। शहर में प्रवेश करने वाले तीनों मार्गों में टैक्स वसूली बूथ भी बनाए जाएंगे। इस संबंध में पालिका बाईलॉज में संशोधन भी किया गया है। वहीं कोर्ट ने निर्देश दिया कि नैनीताल एंट्री टैक्स केवल UPI स्कैनर कोड से वसूला जाए, ताकि चुंगी वसूली बूथों में लेन देन के दौरान अनावश्यक जाम से बचा जा सके। हालांकि मामले में पालिका की ओर से नेटवर्क की कमी से ऑनलाइन चुंगी वसूली में दिक्कत का हवाला दिया है, पर कोर्ट ने दलील को नहीं माना। हल्द्वानी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं को 180 दिन कॉलेज आना ही होगा, जिसमें वो कोई समझौता नहीं करेंगे। हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात की है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि साल में 365 दिन होते हैं और मैं 180 दिन की पढ़ाई के लिए छात्रों से मांग रहा हूँ। इतने दिन भी पढ़ाई को कॉलेज नहीं आ रहे तो फिर इतना बड़ा ढांचा खड़ा करने का क्या फ़ायदा। सरकार ने 8 साल में उच्च शिक्षा में 2000 करोड़ की रकम खर्च कर दी है, इसलिए 180 दिनों में पढ़ाई करानी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 20 साल तक कॉलेज में शिक्षकों की कमी नहीं होगी। प्रदेश में 1 अप्रैल से छात्रों के लिए 75% की अनिवार्यता और प्राध्यापकों को कक्षा में सेल्फी लेने के आदेश के प्राध्यापक और छात्र गुपचुप विरोध कर रहे हैं। धारचूला पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से महिलाओं से लगातार हो रही धोखाधड़ी को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने परेशान किया। उन्होंने बताया कि ठगी की शिकार महिलाएं इनसे धनराशि की मांग कर रही है, जबकि उनको धनराशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने SDM और बाल विकास परियोजना अधिकारी को ज्ञापन देकर ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करने की बात की। गुरुवार को ब्लॉक परिषद में पोषण ट्रैकर ऐप का नाम पर धोखाधड़ी को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रश्न किया। यूनियन के अध्यक्ष सरिता गुंजाल ने बताया कि लाभार्थी निर्मला देवी, पुष्पा देवी, निकिता देवी, पार्वती देवी को विभागीय कर्मचारी होने का विश्वास दिलाया गया। फिर फोन में व्यक्तिगत जानकारी लेकर महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जिससे चलते ठगी का शिकार हुए लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी वर्करों के साथ लड़ाई झगड़े पर उतारू हो रहे हैं। ठगी की राशि की भी उनसे मांग कर रहे हैं। कहा कि सरकार डाटा पूरी तरह से गोपनीय रखने की जिम्मेदारी विभाग की बनती है। पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों को सभी जानकारी उपलब्ध है। महिलाओं का डाटा कैसे लीक हुआ, जो जांच का विषय बताया गया। ऐसे में ऑनलाइन कार्य कर पाना आंगनबाड़ी वर्करों के लिए संभव नहीं है। उन्होंने ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करने की बात कही है।